सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सॉलिड स्टेट। ये 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट। सो वैसे भी मैं चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने ही वाली थी, बट कुछ कमेंट्स आ रहे थे सॉलिड स्टेट पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ये जल्दी बनाने की कोशिश करी और इसी वजह से हम इसको बुक में भी देख रहे हैं, डायरेक्ट बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं। वैसे भी ये बहुत थोड़ा अच्छा ईजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, तो बुक में देखना ज़्यादा ईजी है, बोर्ड पर इतना सही नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि जो सॉलिड है वो होता क्या है। ठीक है, तो सॉलिड वो होता है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, जैसे ये सॉलिड है, इसका एक डेफिनेट शेप है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप इसको किस कंटेनर में डाल रहे हो, क्या ये वैसा शेप लेगा। जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड को आप जो है ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा शेप ले लेगा। लिक्विड को अगर आप किसी बाउल में डालोगे तो वो बाउल की तरह शेप ले लेगा। किसी सिलेंड्रिकल वेसल में डालोगे तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। ठीक है, बट सॉलिड ऐसा डिपेंड नहीं करता। सॉलिड का अपना खुद का डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होता है, तो इसी को बोलते हैं सॉलिड। और नेक्स्ट आगे देखेंगे सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसे है कि सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड मास। तो सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स जो है शेप होती है और उसका फिक्स कोई मास होता है ना, मास यानी उसका वजन। ठीक है, और सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि वो एकदम ठोस होते हैं। नेक्स्ट होगा दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और शेप और ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया। ये डिपेंड नहीं करता कि आप उसको किस कंटेनर में रख रहे हैं। ठीक है, तो उसका खुद का अपना ही एक डेफिनेट वॉल्यूम और शेप है, वो किसी कंटेनर का आकार नहीं लेगा। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्टर एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर। तो इंटरमोलिकुलर यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पास पास में जमे हुए हैं, ठीक है, उनका जो दूरी है उनके बीच की, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। ठीक है, बिल्कुल उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, इसी वजह से तो वो सॉलिड है ना। उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब जो सॉलिड किसका बना हुआ है, हो सकता है वो किसी एटम का बना हो सकता है किसी मॉलिक्यूल आयन का बना हो। ठीक है, किसी का भी बना हुआ है वो, उसकी फिक्स्ड पोजीशन होगी, यानी वो जो एटम, वो जो आयन उसके अंदर है उसकी फिक्स पोजीशन होगी और वो अपनी मीन पोजीशन पर ही ऑस्किलेट करता रहेगा। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस होना क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास में एक, मान लो इस तरीके से यहाँ पर एक वेसल है। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँ सॉलिड, डाल दूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको पिस्टन लगाकर कंप्रेस करने की ट्राई करो, इसको दबाने की ट्राई करो नीचे, तो ये क्या दबेगा? जी नहीं, ये नहीं दबेगा क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, इसी की जगह लिक्विड डालो तो वो भी नहीं दबेगा, बट गैस डालोगे तो वो दबेगा, कंप्रेस होगा, बट सॉलिड नहीं होगा। क्यों? कंप्रेस होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्रेस होती क्यों है चीज़ें, वो इस वजह से होती है कि अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो आप उसको कंप्रेस करके और पास पास ला सकते हैं, बट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी पास पास हैं, तो उनको कंप्रेस करके आप और कितना पास लाओगे? ला ही नहीं सकते, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी नहीं है, इस वजह से वो इनकम्प्रेसिबल है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द लिक्विड एंड द गैसेस। सो जो डेंसिटी है सॉलिड की वो भी ज़्यादा है लिक्विड और गैसेस से। तो डेंसिटी से क्या समझेंगे आप? डेंसिटी से आप ये समझो, जो भी उसका फॉर्मूला हो उसको अभी हटाते हैं, बेसिक डेली लाइफ में आप कैसे समझेंगे डेंसिटी को? डेंसिटी ये होगा कि जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, आप अपने शहर से ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कोई पर्टिकुलर एरिया है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने कितने लोग रहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर? ठीक है, यहीं पर दूसरा एरिया ले लो। ठीक है, ये दोनों एरिया हैं जो दोनों सेम एरिया है ना, इक्वल है, और इनके अंदर कितने लोग रहते हैं? इस एरिया के अंदर मान लो 10 लोग रह रहे हैं, और इसी एरिया के अंदर 6 लोग रह रहे हैं। इतने ही इक्वल एरिया के
अंदर दूसरी जगह पर 6 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इतने ही एरिया के अंदर यहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होना मतलब पर्टिकुलर कितने एरिया के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयन्स हैं, और वो उससे डिपेंड ये करता है कि कितनी, आप ऐसे मान लो कि कितनी भीड़ है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है, कम है यानी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो हम वैसे ही देख रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास पास है ना, और इसी की जगह आप अगर लिक्विड के पार्टिकल लोगे इतने एरिया के अंदर तो वो थोड़े दूर दूर आएंगे यानी पार्टिकल्स भी कम आ पाएंगे, और इसी की जगह आप गैस के लोगे इतने एरिया में तो बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे क्योंकि वो तो बहुत दूर दूर होते हैं ना गैस के पार्टिकल्स। ये सॉलिड है, देन ये लिक्विड है, देन ये गैस है। ओके, सो जैसे जैसे आप सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे, जो एटम्स के जो पार्टिकल्स है वो भी दूर होते जाएंगे, उनके बीच का एटॉमिक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी कम होता जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी उनके बीच में जो है कम होता जाएगा। इसके बीच में फोर्स ज़्यादा इसलिए पास पास है, थोड़ा फोर्स कम हुआ तो दूर हो गए, और फोर्स कम हुआ तो और दूर हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड द गैसेज। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गैस जो है, आप अगर उसको दूसरे रूम में अगर कोई परफ्यूम लगाओगे तो आपको आपके किसी और रूम के अंदर उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, या किचन में कुछ कुक हो रहा है तो आपके रूम तक उसकी स्मेल आएगी। क्यों आती है? बिकॉज वो गैसेज हैं, और गैसेज का नेचर है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, डिफ्यूजन फास्ट होता है। यही डिफ्यूजन होता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आप वो जो मॉलिक्यूल्स है जाते हैं, है ना, कितनी जल्दी भी जाते हैं। तो वो गैसेज में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है गैसेस के कंपैरिजन में, और सॉलिड में तो बहुत ही कम होता है, लगभग, है ना, नेग्लिजिबल बराबर। आगे देखेंगे, मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो आप इसको देखो, 11th क्लास में आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड से आगे हमारे पास में लिक्विड है, और यहाँ पर गैस है। आपको अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो क्या करना होगा? हीट देना होगा। फिर लिक्विड से गैस बनाना है तो फिर से हीट देना होगा। तो सीधी सी बात है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, टेम्परेचर देना होगा। और अगर इसी को मैं अपोजिट जाऊँ, गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। लिक्विड से फिर सॉलिड बनाऊँ तो टेम्परेचर फिर से कम करना पड़ेगा, यानी कूलिंग करनी पड़ेगी। इस डायरेक्शन में जाना है कूलिंग करनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में जाना है तो हीटिंग करनी पड़ेगी। हीटिंग क्यों कर रहे हैं हम? ताकि उनके बीच का फोर्स तोड़ सके, सॉलिड को हीट करके लिक्विड बना सकें। ठीक है, तो वो कहलाता है मेल्टिंग होना। सॉलिड से लिक्विड बनाना कहलाता है मेल्टिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का। तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट वैरी करते हैं, कौन सा सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट वहाँ पर होगा, डिपेंड करता है सॉलिड के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंड व्हाट इज सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में देखेंगे, उनके डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटी देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे भी हम वीडियोस इस चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे ट्यून। If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.